हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मैं विवेक शर्मा एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने अब तक गत वीडियो में पढ़ा था भूकंपीय तरंगें, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि भूकंपीय तरंगें जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं कौन सी? तो वो होती है भूगर्भिक तरंगें, दूसरी थी धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहली तरंग कौन सी है? वह थी प्राथमिक तरंग और दूसरी थी द्वितीयक तरंग। मैंने बताया था प्राथमिक तरंगें धरातल पर सबसे पहले वह रिक्टर पैमाने पर प्रदर्शित होती हैं, इसलिए उनको प्राथमिक तरंगें कहते हैं। द्वितीयक तरंगें उनके पश्चात यानी सेकंड स्थान पर पहुंचती हैं या रिक्टर पैमाने पर प्रदर्शित होती हैं, इसलिए उनको कहते हैं द्वितीयक तरंगें। इसमें हमारा कंटिन्यू टॉपिक था धरातलीय तरंगें, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तथा इसके अलावा हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी भूकंप जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं। वो प्रकार वही है कि जिस वजह से वो भूकंप आया, और इसमें भूकंप के कारण प्रभाव परिणाम क्या होते हैं कि जब भूकंप आएगा तो उसके बाद क्या नुकसान हो सकता है या उससे क्या फायदा हो सकता है। नुकसान ही नहीं है, फायदा भी होता है, जैसे उससे कई ऐसे टापू बन जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें उसके अंतर्गत हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे थोड़ा सा आगे निकल करके जो हमारे यहाँ कच्छ रन, जो कच्छ की खाड़ी जो है उससे उस तरफ पाकिस्तान के अंतर्गत ऐसे ही भूकंप आया था। तो भूकंप मतलब बाढ़ आ रही थी और टाप वहाँ जमीन डूब रही थी, तभी अचानक भूकंप आया और वहाँ की एक जमीन जो है वो ऊपर उठ गई। तो उस स्थान को नाम दिया गया अल्लादीनो। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये भूगोल में कॉलेज के अंदर आपके आएगा, बहुत विस्तृत शविंद्र सिंह ने अपनी बुक्स में बताया है पूरा वर्णन। तो कुछ ही मिनटों में वो टापू निकल आया, वो आज भी टापू विद्यमान है। तो भूकंप का परिणाम है, यानी कि उससे हजारों लोगों की जिंदगियां बच गई। ऐसे ही जब भूकंप आता है उससे परतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, गंगा सिंधु सतलज का मैदान बना, ब्रह्मपुत्र नदी वाला मैदान। इसके अलावा जो समुद्र का हिस्सा है वह मतलब ऊपर उठ गया। तो झीलें जो हैं, आज हमारे राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, जो मनुष्य के लिए खाने के लिए क्या चीज, नमक का जिससे निर्माण होता है। तथा आपको पता हो सांबर झील के अंदर जो लेक के अंदर ऐसी काई जैसी होती है, उसको नासा तथा अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष में ट्यूब जैसे पैक के अंदर खाने के लिए पदार्थ बना के भेजा जाता है। तो लाभकारी भी है ना। और आपको पता है हजारों लाखों प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली है। हमारे यहाँ फ्लैमिंगो, राजहंस जैसे साइबेरियन सारस वगैरह आते हैं और वहाँ पर उन झीलों पर डेरा डालते हैं। जैसे फलोदी झील जो है या खींचन है, वहाँ पर कूर्जा जैसे पक्षी आते हैं। तो इनका महत्व भी है, नुकसान है तो फायदा भी है। ओके, तो कंटिन्यू अपने हम तीसरी तरंगे थी जिनका नाम था धरातलीय तरंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी तरंगे क्या नाम है उनका? धरातलीय। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, धरातलीय तरंग है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इससे बोर नहीं हो सकते। इसमें इंटरेस्ट, आपकी रुचि पैदा होगी कि अब इसमें आगे क्या होगा। इन्हें हमने पढ़ा था, इन्हें क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम सरफेस वेव, सरफेस वेव्स। ओके, अब सरफेस वेव का मैंने नाम बताया एल वेव्स। आप सोच रहे होंगे ये तो यहाँ एस है ना। तो इनका जो नाम है वो वैज्ञानिक हुए थे, लव नाम था उनका, नाम है पीछे शॉर्ट नेम, तो उसी आधार पर इनको एल वेव्स कहा जाता है ना। तो अब धरातलीय तरंगें जो है इसकी परिभाषा तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो धरातलीय तरंगों की परिभाषा होती है कि भूगर्भिक, देखो कौन सी वाली, बॉडी वेव्स, भूगर्भिक तरंगों तथा धरातलीय सैलों। देखिए बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, या वो भूल जाते हैं, वहां लिख देते हैं तरंगे। तो धरातलीय तरंगे नहीं है, सैलें हैं, मतलब रॉक्स, ये चट्टाने भी लिख सकते हैं आप। इसलिए मैं अलग अलग वर्ड उसके बताता हूं, जिससे आप गलत ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कौन सी है? तो ये है बॉडी वेव्स, यानी PAS। ओके, भूगर्भिक तरंगों तथा धरातलीय सैलों की अन्योन्य क्रिया। अब ऐसे हिंदी के वर्ड हैं आपके समझ नहीं आते। अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती हैं? धरातलीय
तरंगें, धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। ओके, तो ये समझना है इसमें कि जो अन्योन क्रिया वर्ड आया ये वाला, अब आप फिर इसमें कंफ्यूजन, तो इसमें समझना है परस्पर या उनकी आपस में, समझे? परस्पर या आपस में, मतलब भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय सैलों से टकराती हैं, तो मैंने आपको बताया लोहे के पतरे के नीचे जब हम हाथ की थाप मारे हैं तो वो वाइब्रेट होगा, उसके ऊपर की चीजें हिलेंगी। तो जब भूकंपीय तरंगें नीचे धरातल, मैंने क्या बताया था, सतह के चारों ओर अंदर भूगर्भ के अंदर मतलब धरातल की ओर बढ़ती हैं, और जब टक्कर मारेंगे किस पे? सैलों पे, ऊपर चट्टान है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? उससे भूकंप आएगा, और वह कौन सी तरंगें जो धरातल के ऊपर महसूस होंगी उसका नाम होगा धरातलीय तरंगें अर्थात सरफेस वेव्स। तो इसकी परिभाषा है कि भूगर्भिक तरंगों तथा धरातलीय सैलों की अन्योन्य क्रिया, धरातलीय सैलों की अन्योन्य क्रिया या परस्पर क्रिया से उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती हैं? धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। ओके, और मैंने बताया कि इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें एल वेव्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है वो अगली, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये तरंगें कौन सी? धरातलीय तरंगें रिक्टर पैमाने पर सबसे बाद में प्रदर्शित होती है। यानी रिक्टर पैमाने पर सबसे बाद में, यानी कि जो पैमाना है इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी तरंगें आएंगी रिक्टर पैमाने पर सबसे बाद में प्रदर्शित हो रही हैं, यानी ऊंचाई पे 10 की तरफ, है ना? ओके, इनकी इंपॉर्टेंट लाइन आगे, इसे फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं परिभाषा की जगह पे लिख लेता हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब ये जो होती हैं तरंगें कौन सी? धरातलीय तरंगें, ये लिखा हुआ है, धरातलीय तरंगें सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें? सबसे विनाशकारी, जबरदस्त तबाही लाती हैं। इससे क्या होता है? भारी जान माल की हानि होती है। ठीक है, भारी जान माल की हानि होती है। फिर धरातलीय तरंगों से इमारतें गिर जाती हैं तथा भू विसंगति आ जाती है। यानी रिक्टर पैमाने पर, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट में रही वो आप समझें तो देखिए कि इन्हें एल वेव्स भी कहते हैं, और हमने पढ़ा धरातलीय तरंगें सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। मतलब
इससे भारी तबाही आती है। मैं आपको एक ट्रिक से अभी तीनों तरंगों के बारे में समझाऊंगा, जिससे आप अभी एक सोच रहे होंगे कैसे होता होगा, क्या होता होगा, आपके दिमाग में ये विचार सवाल उठ रहे होंगे, तो इन्हें समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं, इनसे भारी जान माल की हानि होती है, तबाही आएगी, जमीनें, प्लेटें, विसंगति आ जाती है ना, भू विसंगति, मतलब धरातल जो है ये स्टेशन ऊपर नीचे हो जाता है, इमारतें गिरेंगी, है ना, तो विसंगति आ जाती है। इन्हें एल वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगें रिक्टर पैमाने पर सबसे बाद में प्रदर्शित होती हैं। अब समझें, इसे लिखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ आप कैसे मेरे जो द्वारा उदाहरण है उसके द्वारा आप इसे कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं। फिर हमें रेफरेंस के तौर पर और वापस एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। फिर मैं आपको तीनों तरंगों के बारे में समझा देता हूँ किस प्रकार से इनसे हमारे ऊपर मतलब जो प्रभाव पड़ता है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, नाम आया सबसे विनाशकारी तरंग है। देखिए, हमने पढ़ा भूगर्भिक तरंग है और हमारे सामने तीन प्रकार की तरंग आई। पहली आई प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग है, ओके। दूसरी आई द्वितीयक तरंग है और तीसरी निकल के आई धरातलीय तरंग है। कैसी आई? धरातलीय तरंग है, ओके। अब प्राथमिक तरंगों का आपने पढ़ा प्राइमरी वेव्स, ओके। इनका सेकेंडरी वेव्स और इनका सरफेस वेव्स, ओके। ये तीन। अब कैसे समझेंगे रिक्टर पैमाने पर? देखिए, ये मान लीजिए सीस्मोग्राफ है, आपको जिससे एक बार से याद हो जाएगा। सीस्मोग्राफ मतलब भूकंप मापी यंत्र, इसे क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना, ओके। और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये होता है, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भूकंप की अगर लहर आती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये यहाँ तक आई तो किस प्रकार की वेव्स होगी? प्राथमिक तरंग है। फटाफट इसका झटका लगा तो प्राथमिक तरंग है। अब उससे थोड़ी सी बड़ी वेव आई इसके बाद, तो वो कैसी होगी? द्वितीयक तरंग। लेकिन तरंग मतलब 10 तक जो आ रही है तो वो कौन सी होगी? धरातलीय तरंग, रिक्टर पैमाने पर। जमीन पे भी यही होगा, मतलब जो तरंग आ रही है इस तरफ जो चल रही है प्राथमिक तरंग, मतलब पूरे माध्यम में ऐसे, वो कौन सी होगी? पी वेव्स। अब मैं समझाऊंगा इसके बारे में। और जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर रही है वो होंगी एस वेव्स। और जो धरातल पर ऊपर टकरा करके जो प्रभाव डाल रही है वो कौन सी होगी? एल वेव्स। इसे हम क्या कहेंगे? सरफेस वेव्स, है ना। तो अब आप समझें इसको मेरे उदाहरण से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, गोद में खिलाने वाला छोटा बच्चा, आप बैठे हैं और उसको आप अपनी गोद में पैरों पे खड़ा करके झूला झूला रहे हैं। बच्चों को शौक होता है, आपने भी झूला झूला है, तो अपने पैरों पे आपने उसे खड़ा कर लिया और आप अपने पैर को, मान लीजिए आपके ये पैर है और इन पैरों पे आपने उस बच्चे को क्या कर लिया? खड़ा कर लिया। और आप पैरों को ऐसे धीरे धीरे, समझे? ध्यान से समझना। उसी को इस प्रोसेस में भी मैं समझाऊंगा इसमें, कि पूरा आपने पैरों को ऐसे, यानी मान लीजिए आपके पैरों का ये ग्राफ है कि आपके ये लेग्स हैं, पैर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। आपने बच्चे को
इस पे खड़ा कर लिया, एक पैर उसका यहाँ आ गया। हम अलग पेन से बना देते हैं, आपको समझ आएगा। ये बच्चा और उसका एक पैर हमारे पैरों पे यहाँ है और दूसरा पैर है। ध्यान से समझिएगा। देखो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको अच्छी तरह से उसे समझा सकूं। ये आपके पैर, एक पैर और दूसरा पैर। ये बच्चे का सिर और उसने हाथों से आपके पैर को पकड़ लिया, दूसरा हाथ उधर है, बच्चा आपके पैरों पे है। ओके, कोशिश कम समय में कोई डायग्राम, हमको ड्राइंग नहीं बनानी है, ड्राइंग अच्छी है अपनी, खराब भी नहीं है। अब आप इसे समझें कि आपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा किया और आप अपने पैरों को ऐसे हिला रहे हैं। कैसे? ऐसे, मतलब ऐसे पूरा यहां से यहां तक, यानी ये तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस से गुजर सकती हैं। तो क्या बच्चा गिरेगा? आपके पैर यूं है, बच्चा उस पर यूं है, गिरेगा? नहीं गिरेगा, है ना। तो इसके झटके बहुत हल्के होते हैं, इससे कम नुकसान होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत विसंगति आ जाए तो आती है। अब आता है दूसरा ऑप्शन। आपने बच्चों को, जो बच्चा है उसको अपने पैरों पे खड़ा किया और अपने पैरों से उसको आगे पीछे, मतलब हम ऐसे करके उसको झूला दे रहे हैं पैरों पे, तब भी बच्चा गिरेगा? नहीं गिरेगा। हाँ, लेकिन उसके फिसलने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हमारे पैरों से खिसक सकता है ना। एक साथ ऊपर जाकर नीचे आएगा तो उसके पैर ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें जब वो अब ऐसे आगे पीछे हम पैरों को ऊपर नीचे करेंगे तो ये कौन सी वेव्स होंगी? एस वेव्स। और ये कौन सी थी? पी वेव्स। अब ये समझना है, ये केवल बीच में ही चल रही है। किसमें? बीच के हिस्से में। तो ये केवल ठोस में से ही गुजर सकती हैं, जबकि ये ठोस, द्रव और गैस, ये सबसे पहले पहुंचती हैं, ये सेकंड पहुंचती है। कौन सी? गैस पे। अब आपने बच्चे को पैरों पे बिठाया, पहले उसको यूं हिलाया। कैसे? ऐसे, और फिर ऐसे। तो अगर उसमें बैलेंस आ जाएगा, एक पैर आपका यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो क्या होगा? जमीन के अंदर होगा कि बच्चा जो है वो हमारे पैरों पे से फिसल जाएगा और गिर जाएगा। तो आप मान लीजिए हम बच्चा हैं और जो पैर है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें विसंगत होंगी, यानी प्लेटें खिसकेंगी, उसमें क्या होगा? अपसरण होगा, है ना, या प्लेटें ऊपर नीचे उठ जाएंगी, तो उससे क्या होगा? इमारतें गिर जाएंगी, जान माल की हानि होगी, बाढ़ आ सकती है, इससे सुनामी आ सकती है, नदियां अपना मार्ग परिवर्तन कर सकती है, आग लग सकती है ना, भूस्खलन हो सकता है, यानी लैंडस्लाइडिंग, इससे एवेलांच आ सकते हैं, अर्थात हिमस्खलन। आप टीवी पे देखते रहते हो, है ना। तो ये ऐसी घटनाएं हिमालय में, उत्तराखंड में होती ही रहती हैं। जैसे चमोली में हुआ, उससे पहले केदारनाथ में हुआ। तो इस प्रकार ये सब कारण होता है। अर्थात सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? तो सबसे विनाशकारी तरंगें हैं कौन सी? धरातलीय तरंगें। इसके अंतर्गत इसका मेन इंपोर्टेंट टॉपिक, जिस स्थान पर आपको पता है भूकंप आते हैं, मैंने बताया ठोस, द्रव, गैस जहां आएंगे, वो तो भूकंप जहां आ रहा है वो तो ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप आते हैं वो भूकंपीय क्षेत्र हो गया। ऐसा क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको पता है, आपने वर्षा यानी वृष्टि हम पढ़ेंगे हमारी बुक्स में, आपने पहले भी 9th, 10th, 8th में भी इनका अध्ययन किया है कि जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, बादल इससे टकराया और इस तरफ बारिश हो रही है खूब सारी, है ना, लेकिन इसके पीछे बारिश नहीं हो रही है। हम खड़े हैं तो हमारे पीछे, हमारे शरीर पे तो उजाला है लेकिन हमारे पीछे उजाला नहीं है, वहां क्या है? छाया। तो उस वर्ड में एक वर्ड जोड़ा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जहां बारिश हो रही है वह कहलाएगा वृष्टि क्षेत्र यानी वर्षा क्षेत्र, और जिस जगह बारिश नहीं हो रही है वो क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना। इतना ही तो कहलाएगा, यानी उस पहाड़ के पीछे बारिश नहीं हो रही है तो छाया है, यानी बारिश वहीं तक बादल टकरा के रह गए, वहां रहेगी छाया, तो वो कहलाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जिस जगह पर, इस वर्ड से समझना है कि जिस जगह बारिश नहीं हो रही है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। उसी प्रकार जिस जगह पर भूकंप नहीं आएगा वो कहलाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र। यानी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस चित्र को भी आप रफली रूप से अपनी कॉपी में बना के समझना। इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके जूम करके फिर उसको कॉपी में बनाना, आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। या इसे आप तीन तरफ से भी बना सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से। कैसे? 3 बार।
पहला P, फिर S और फिर L वेव्स। इसे मैं मिटा दूं, इसके बाद आपको समझाता हूं वृष्टि छाया क्षेत्र, फिर हमारा तरंगों का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। अब आता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या आएगा? भूकंपीय छाया क्षेत्र, अर्थात EARTH, अर्थ क्वेक, ये तो आपको पता ही है, मतलब भूकंप। छाया को कहते हैं शैडो, SHADOW, और क्षेत्र को कहते हैं जोन, अर्थ क्वेक शैडो जोन। ये हो गया भूकंपीय, भूकंप छाया और क्षेत्र। ओके, परिभाषा, वह क्षेत्र मतलब पृथ्वी का हिस्सा, वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं अभी समझाऊंगा। परिभाषा, ये इसकी परिभाषा है। अब ये वर्ड आए हिंदी के, आपके समझ नहीं आए। वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इसे समझें कि भूकंपीय छाया क्षेत्र मतलब क्या है। मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये पहाड़ है, ओके, यहां से क्लाउड्स आए तो जो पहाड़ जहां होगा उससे वो क्लाउड्स टकराएंगे और यहाँ क्या होगी? बारिश होगी। अब यहां से थोड़े बहुत बारिश इधर हो सकती है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो इधर वाला क्षेत्र कहलाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी रेन मतलब वर्षा, शैडो जोन, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। जिस जगह वर्षा नहीं हुई उसे क्या कहेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। अब भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब क्या है? सीधा समझना। मान लीजिए ये कोई परत है, इस जगह पर भूकंप आया और यहां पर पानी है ना, और एस तरंगे हैं, तो एस तरंगे यहां तक तो वाइब्रेट होगा लेकिन पानी के अंदर वो प्रदर्शित नहीं होंगी, जिसके कारण भूकंप नहीं आएगा। ये पूरा टॉपिक जो है डिटेल्स में मैं आपको डायग्राम बना करके नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगा। उस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के प्रकार, प्रभाव। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।